जय सिया राम बच्चों। तो बेटा आपके लिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए आया हूँ, राइट ना। और अगली जर्नी जो है हमारी वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, बिहार बोर्ड के लिए खास करके स्पेशली अभी अगले 6 दिन तक। यूँ कहें कि आज 24 तारीख है ना, राइट? करेक्ट, आज 24 तारीख है ना। 2 तारीख को पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 से 2 तक, मतलब 24 से 1 तक, 1 फरवरी तक हम आपके साथ हैं अभी। और जैसे जैसे हम आगे आगे चल रहे हैं, आप वैसे वैसे पीछे चलें, राइट ना। क्योंकि अगर मान लो अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं किया, या फिर आपने मान लो कभी क्लास नहीं गया हो अभी तक का, कहीं पर आपने क्लास ना किया हो, या फिर केमिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है ना। बिकॉज केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज़ ईजी बट इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न। फिजिक्स इज टफर बट द फिजिक्स इज ईजी टू लर्न। उल्टा चलता है थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में होते हैं और उतना जो कॉन्सेप्ट है आप मगअप नहीं कर सकते हैं, राइट ना। तो हम कुछ मोस्टली सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला क्वेश्चन चैप्टर, दूसरा चैप्टर, राइट ना। ऐसा चैप्टर वाइज जो सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू राइट उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और आप इतने कम टाइम में कितना अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करें। लाइक जैसे जो बच्चा अभी तक जीरो है उसको मैं हीरो तो नहीं बना सकता हूँ, झूठ मूठ का बोल दूँ ऐसे ही, है ना। लेकिन जो जीरो हैं वो 60% तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो 60% के प्रिपरेशन में है वो 80% तक स्कोर कर सकते हैं। जो 80% के स्कोरर हैं वो यहाँ से 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं, राइट ना। उतनी गारंटी मैं आपको ले सकता हूँ। तो 0 से 60% बहुत बड़ी बात होती है। 60 से 80%, 80 से 80 प्लस, लाइक 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पहला चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है वो 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में सबसे ज़्यादा टाइम पूछा जाता है, राइट ना। और कैसे हम स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा क्या, वाटर मेटालिक सॉलिड गिव टू एग्जाम्पल। तो देखो, मैं खास करके ये जो आंसर है दैट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, आपके बुक का आंसर है, ठीक है। इसको लिखना है कैसे, किस तरीके से अप्रोच करना है, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ें, है ना। तो देखो, अगर मान लिया आपके पास क्वेश्चन पूछता है क्या, वाटर मेटालिक सॉलिड गिव टू एग्जाम्पल। तो बेटा मेटालिक सॉलिड का क्या मतलब है, सबसे पहला चीज़ हम लोग ये समझते हैं। देखो, मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या है, यानी आप क्या समझ सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड है। तो सबसे पहला चीज़ जो हम बात कर सकते हैं यहाँ से कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेटालिक सॉलिड। तो हम लोग कर सकते हैं क्या बेटा, देखो मेटालिक सॉलिड कहने का मतलब होता है क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मेटल। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मेटल, ये तो आपको पता होना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी मेटल, वो मेटल होना चाहिए, ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। अब अगर मेटल है बेटा, तो मेटल में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड किस तरीके का होगा, बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड, वो होगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब मेटालिक बॉन्ड कैसे स्टैब्लिश्ड होते हैं ये चीज़ आपको समझना कंपलसरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आप लिख सकते हैं, देखो डक्टाइल होता है, क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वही प्रॉपर्टीज़ हम इसको लिख सकते हैं। मैलिएबल होगा बेटा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम कहते हैं लस्चरस होगा बेटा, लस्चरस होगा बेटा। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इस कैटेगरी में हम आंसर कर सकते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है बेटा। अगर किसी मेटल की बात करते हैं, लाइक जैसे मान लो मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ, तो सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2, राइट ना, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यानी बेटा यहाँ पे इसका जो सोडियम है, राइट ना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर सोडियम को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर सोडियम को रिलेट करें तो सोडियम को हम लोग लिख सकते हैं Na++1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि अगर हम न्यूक्लियस ऑफ सोडियम को कंसिडर करें Na+ एटम के रूप में और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम एक दूसरा लैटिस पॉइंट दे दें, ये इलेक्ट्रॉन्स है,
फिर हम बात कर लेते हैं Na+ है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर Na+ है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर Na+ है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक लेयर और बना लेता हूँ, ये Na+ है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये Na+ हैं और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन चारों तरफ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स और चौथा इलेक्ट्रॉन। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और अगर इनको रेडियली हम जोड़ें तो एक फिस्क डेवलप हो यहाँ से। दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन को देखें बेटा तो 4 सोडियम आयन के द्वारा ये भी कनेक्टेड, और अगर हम इसको अटैच करते हैं कुछ इस तरीके से, देन वी कैन प्रोड्यूस अ क्यूबिक शेप, राइट ना। तो ये बेटा जो केमिकल बॉन्ड स्टैब्लिश्ड हुआ बिटवीन दिस न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एंड इनटू दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो पहला चीज देखो, क्वेश्चन क्या था बेटा, आपके पास क्वेश्चन था क्या, देखो व्हाट आर मेटालिक सॉलिड, गिव 2 एग्जांपल। तो क्या कर रहा है आपके पास, देखो मेटालिक सॉलिड कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, दोज सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मेटल्स एंड द मेटल्स आर एसोसिएटेड विद द मेटालिक बॉन्ड इन विच द न्यूक्लियस ऑफ मेटल इज बाउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि मेटल्स डक्टाइल होते हैं इसलिए सॉलिड डक्टाइल होंगे, मेटल मैलिएबल होते हैं इसलिए सॉलिड मैलिएबल होंगे, मेटल लसरस होते हैं इसलिए सॉलिड लसरस होंगे, और मेटल चूंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा रे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब आगे समझो, देखो यहाँ पे लाइक जैसे हम लोग बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर देखो NCERT इसी चीज़ को क्या लिखता है, देख NCERT को समझते हैं थोड़ा सा, NCERT क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर, NCERT क्या कह रहा है, NCERT कहता है क्या, मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, यानी यहाँ पर किसका कलेक्शन है बेटा, पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, चूंकि ये मोबाइल है, एंड आर इवनली स्प्रेड, इवनली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू द क्रिस्टल, and each metal atom contribute 1 or more electron toward the sea of mobile electrons, right now, or these free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals, right ना। तो आप देख सकते हैं क्या कि metals जो है बेसिकली वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वही करा कि मेटालिक सॉलिड है, तो बेटा मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें क्या क्या देख पा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड हो गया। आपसे 2 एग्जांपल पूछ रहा, तो यहाँ पे देखिए आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, दीज आर द एग्जांपल। आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, हार्ड मतलब रिजिड होगा बट मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। सो दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन, और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर को आप देख सकते हैं कि कितना आपको लिखना है, ठीक है ना। तो बेटा देखो अगर आप इतना आंसर कर देते हैं तो यू विल गेट 2+ मार्क्स, और उसमें टीचर कहीं से भी कोई तरीके का कमी नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स वाइज भी लिख देंगे और थोड़ा सा डायग्राम बना करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर देंगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन NCERT के पहले दूसरे पेज पर ही बेटा ये होगा आपका, ठीक है। अब क्या करा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो क्या कहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, तो शेप की बात करते हैं, ऐसा समझो। देखो जैसे हमने बोला क्या, चूँकि एटम सॉलिड आर द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। तो मैंने बोला बेटा क्या कि अगर आपने एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनाया, लाइक जैसे फर्स्ट एटम है, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, फिर ये फर्स्ट एटम है, फिर ये सेकंड एटम है, फिर ये थर्ड एटम, एक एटम और बना देता हूँ, ये 4 एटम, ठीक है। फिर ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, 4 एटम है, ये 4 एटम का कॉम्बिनेशन है। तो देखो बेटा हम एक बात करते हैं रो का और एक बात कर रहे हैं कॉलम में, डाउनवर्ड चल रहे हैं कॉलम मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो
रो मिल रहा है। रो में 4 एटम्स हैं, कॉलम में 3 एटम्स है, तो रेगुलर अरेंजमेंट है 4 और 3 का। अच्छा, अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ तो ये 4 एटम के साथ अटैच है। फिर सेकेंड एटम को सेंटर मान लूँ तो ये भी 4 एटम से अटैच है, और रेडियली जोड़ने के बाद ये एक डेफिनेट शेप प्रोड्यूस करता है। तो हम कहते हैं क्या कि एक ऐसा क्लोज पैकिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो एक डेफिनेट शेप प्रोड्यूस करे, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप प्रोड्यूस करे, वैसा सॉलिड कहलाता है आपका क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर मान लो बेटा कि हम एटम्स को रेगुलरली अरेंज ना करके इरेगुलरली अरेंज करते हैं, राइट ना, एंड इवन नॉट इट इज़ फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, एंड इस सिचुएशन में जब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, पैक करते हैं, तो कोई डिफरेंट शेप को ये प्रोड्यूस नहीं करता है। लाइक जैसे मान लो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का शेप है, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का शेप है, राइट ना। सो दीज आर नॉट आइडेंटिकल इन द शेप, तो ज्योमेट्री जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, इसलिए शेप जो होगा वो इरेगुलर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देखो क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है, शेप के हिसाब से देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, इरेगुलर शेप प्रोड्यूस किया, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप अगर हीट कीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा। क्लीवेज प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जब बेटा इसको एक शार्प टूल से कट करते हैं तो स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करता है, और जब शार्प टूल से इसको कट करते हैं तो एक रफ सरफेस प्रोड्यूस करता है। तो ये स्मूथ और प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करेगा, ये रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन का, तो एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा जिसके बाद ये मेल्ट होगा, इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि हीट के साथ ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर सॉफ्ट होगा, ओवर अ रेंज ऑफ कूलिंग टेम्परेचर हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसका कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब होता है क्या बेटा कि इसके देखो, अगर मान के चलते हैं क्या कि मान लो ये अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट है और मैंने कुछ एक्सेस डिफाइन किया, मान लो यहाँ से मैं इधर चला 3 एटम, यहाँ से चला 1 एटम, यहाँ से चला 2 एटम, यहाँ से चला 1 भी एटम नहीं, यहाँ से चला 2 एटम, तो यहाँ से डिफरेंट एक्सेस से नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट है, इसलिए नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होगा, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, नंबर ऑफ एटम सेम होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ट्रू सॉलिड होते हैं इसलिए इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं, और इनको आप बोल सकते हैं क्या, चीडो सॉलिड और अपर कूल लिक्विड्स। यहाँ पर जो ऑर्डर होता है क्लोज पैकिंग वो लॉन्ग रेंज का, और यहाँ पर जो क्लोज पैकिंग होता है वो शॉर्ट रेंज का। तो इतना एनसीईआरटी का लिख करके आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना, अगेन 2 नंबर क्वेश्चंस, 2 नंबर आपको फटाफट मिल जाएगा, राइट ना। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू राइट द आंसर, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न, क्योंकि टॉपर्स के जो पेपर्स होते हैं वो डेफिनेटली जो मॉडरेट स्टूडेंट होते हैं या जो कहते हैं ना ओवर रेटेड स्टूडेंट होते हैं, राइट ना, उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उनके कॉपी में होता है जिसके कारण वो टॉपर होते हैं। तो हाउ टू बी ए टॉपर, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, राइट ना। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, हु प्रपोज क्रिस्टल सिस्टम, तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज पैरामीटर फॉर क्यूबिक सिस्टम, तो देखो बेटा किसी यूनिट सिस्टम, तो दैट में देखिए क्या कहता है, देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस, तो ब्रेवियस लैटिस प्रपोज द क्रिस्टल सिस्टम। अब बात करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा 7 यूनिट है और टोटल नंबर 14 होगा, तो क्रिस्टल सिस्टम 7 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायमेंशनल लैटिस 14, तो क्रिस्टल सिस्टम 7, पॉसिबल लैटिस 14, डिफाइंड बाय द ब्रेवियस लैटिस। इन्होंने 2-3 पैरामीटर्स डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया बेटा, देखो क्या कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी क्रिस्टल लैटिस का, एंड दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 डॉट। जो कैटेगराइजेशन है बेटा वो डिपेंड्स करता है किस पर, लाइक जैसे मान लो क्यूब है, तो क्यूब में हम कहते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ एज जो होता है वो 12 होता है, लाइक जैसे 1 2 3 4, ये 4 वर्टिकल एज है, एंड देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अपर टॉप एज है, एंड 1 2 3 4 जो लोअर बेस टॉप है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एज का जो नंबर होगा वो होगा 12, सो टोटल नंबर ऑफ एज विल बी 12, एंड डायमेंशनली द लेंथ ऑफ द एज विल बी सिमिलर, मतलब हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, देखो कि मैंने बोला क्या, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है,
like A is equal to B is equal to C कहते हैं. So all the dimension must be similar. And ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये भी कितना एंगल होना चाहिए? तो that angle will be equal to the 90 degree. That angle is also equal to 90 degree, and the gamma is also equal to the 90 degree. So the alpha is equal to beta is equal to gamma must be equal to the 90 degree. So that will be the correct answer for such question, right now. तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्या, who proposed crystal system, what is the parameter of cubic system. तो Bravais lattice proposed the crystal system. So according to him, the total number of crystal system is 7, while the total number of possible three-dimensional lattice is 14. Now these crystal system are known as Bravais lattice, and we can say that the each particular point are called lattice point, and the lattice point are joined by रेडियल लाइंस, राइट ना. तो रेडियल लाइन से आप उसको जोड़ सकते हैं. और अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पर अगर किसी एटम्स को रख दिया जाए, इस पॉइंट पर किसी मॉलिक्यूल्स को रख दिया जाए, इस पॉइंट्स पर किसी आयंस को रख दिया जाए, तो करेक्टली हम कह सकते हैं क्या, द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्लेस्ड इन अ स्पेस लैटिस इज नोन एज देयर लैटिस पॉइंट. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा ने? तो ये क्वेश्चन थर्ड आपको समझना है, कैसे लिखना है आप समझ सकते हैं. नाउ अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. व्हाट इज अ लैटिस पॉइंट. आपसे पूछ रहा है लैटिस पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना. तो पहला से, और फिर पूछ रहा है व्हाट इज यूनिट सेल एंड व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस. तो देखिए पहला लैटिस पॉइंट क्या कहता है बेटा, लैटिस पॉइंट. तो देखिए बेटा हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ crystal system in a space lattice, in a space lattice where we find maximum probability of finding an atom, molecule and ions. ठीक है ना, उसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं. अब समझो थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना. दूसरा एक और डेफिनेशन होता है लैटिस पॉइंट का बेटा, कहता है क्या, जैसे मान लीजिए क्या कि अगर यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कुछ इनफाइनाइट पॉइंट्स है. अब मैंने बोला क्या कि इस इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं किसी ग्रिड लाइन से जोड़ूं, लाइक जैसे इस यहाँ से यहाँ तक ग्रिड लाइन बना दो और यहाँ से यहाँ ग्रिड लाइन बना दो, तो ये ग्रिड लाइन में क्या कर देख पा रहा है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट्स को दो ग्रिड लाइन इंटरसेक्ट करा है. अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स को दो ग्रिड लाइंस के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है किसी एक स्पेशली अरेंज्ड एरे में, तो देन सच पार्टिकल पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट. ठीक है, सो दीज आर द इनफाइनाइट लैटिस पॉइंट. नाउ व्हेन अगर किसी भी पॉइंट्स को, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, जैसे मान लो क्या मैं बोलूँ ये एक सेंटर में है और इससे प्लेस्ड जो चार एटम्स हैं, जो चार एटम्स लाइक जैसे इनको रेडियली जोड़ दें. जब हम इनको रेडियली जोड़ रहे हैं, जब हम इनको रेडियली जोड़ रहे हैं और फिर सेकेंड एटम इसको कंसिडर करें और इनको रेडियली जोड़ें और फिर इनको साइड वाइज जोड़ करके जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इसको तो हमने लैटिस पॉइंट बोल दिया, इनको हमने बोला लैटिस पॉइंट. ठीक है ना, और इनको ये जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस हुआ, ये जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस हुआ, इस ज्योमेट्री को हम बोल रहे हैं क्या, यूनिट सेल. क्या बोल रहे हैं बेटा इस ज्योमेट्री को, यूनिट सेल. और अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम रिपीट करें, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम रिपीट करें किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, लाइक जैसे मान लो ऐसे एक दो, ठीक है ना, और फिर मान लो क्या बता रहा है, यहाँ से एक एटम और रख दें, तीन, ठीक है ना, और यहाँ से साइड बाई साइड अगर इनको हम जोड़ें, ठीक है ना, यहाँ से साइड बाई साइड जोड़ दें, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ क्यूब है, नेटवर्क ऑफ क्यूब है. इस नेटवर्क ऑफ क्यूब को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इनको, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. यानी यहाँ पर समझना है क्या बेटा, देखो कि
किसी लैटिस पॉइंट में क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन अ स्पेस लैटिस वेयर वी फाइंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस आर नोन एज लैटिस पॉइंट। जबकि यूनिट सेल क्या है बेटा, यूनिट सेल क्या है, ठीक है ना, तो यूनिट सेल क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहता है क्या, देखो द रेडियल ज्वाइनिंग ऑफ lattice point, the radial joining of lattice point which produce a geometry is known as unit cell, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। एंड जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है, जो क्रिस्टल लैटिस है बेटा, क्रिस्टल लैटिस को क्या बोल सकते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है क्या, क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाता है बेटा, द नेटवर्क, क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कर सकते हैं, द नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल, द नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। तो ये ऐसा अगर आप लिखते हैं बेटा डायग्राम बना करके, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द मोर मार्क्स। आप इसको देख लो एक बार। लैटिस पॉइंट क्या है, द पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन अ स्पेस लैटिस वेयर वी फाइंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल क्या कहता है, द रेडियल ज्वाइनिंग ऑफ लैटिस पॉइंट विच प्रोड्यूस अ ज्योमेट्री इज नोन एज यूनिट सेल। और आपका क्रिस्टल लैटिस का कहलाता है, द नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, द नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ना। कहता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा और डेफिनेटली पूछा ही जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब होता है बेटा क्या, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ क्लोजली, द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड, the number of closely packed, the number of closely packed atom, molecule and ions in a crystal system is known as coordination number, ठीक है। जैसे मान लो क्या, ये एक NaCl का क्रिस्टल सिस्टम है और इस NaCl के क्रिस्टल सिस्टम में रेड लैटिस पॉइंट सोडियम आयन को डिनोट करा और ब्लू लैटिस पॉइंट क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट करा। तो बेटा यहाँ पे समझते हैं क्या, लाइक जैसे यहाँ पे समझते हैं क्या, लाइक जैसे देखो, यानी इस रेड से एक लाइन आ रहा है इधर ब्लू के पास, दूसरा इधर ब्लू के पास, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी जो टोटल नंबर ऑफ नेबर एटम है क्लोराइड का वो कितना है, 6 है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच यूनिट सेल आर नोन एज 6, राइट ना। तो यानी यहाँ से क्या होता है, द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन ए क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए, 6 आ गए, कितने आ गए, 6 आ गए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज वॉइड्स एंड देयर नंबर। अब देखो वॉइड्स का क्या मतलब होता है, वॉइड्स का मतलब होता है क्या बेटा, देखो यहाँ पर, इफ़ वी अरेंज अ लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम क्लोजली पैक्ड टुगेदर, तो मान लीजिए कुछ आपने ऐसे क्लोजली पैक्ड एटम को रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और जब हम क्लोजली पैक्ड एटम्स को कुछ इस तरीके से रख रहे हैं तो उस एटम के स्पेस के बीच में एक एम्प्टी स्पेस डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है बेटा, एक एम्प्टी स्पेस डेवलप हो रहा है। अगर उसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस डेवलप हो रहा है, देन द एम्प्टी स्पेस डेवलप बिटवीन द एटम्स आर नोन एज वॉइड्स। अब देखो मान लो क्या, ये एक लेयर है और मैं इसके ठीक ऊपर एक ऐसे एटम्स को अरेंज करता हूं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अरेंज करता हूं, है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि इस तरीके से पैकिंग पर, इस तरीके के पैकिंग से जो ज्योमेट्री डेवलप हो रहा है, जो एम्प्टी स्पेस डेवलप हो रहा है, उसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग वॉइड्स कह देते हैं। उसको क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। लाइक जैसे मान लो क्या, आपने एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी बनाया, लेट अस से दैट कि आपने कुछ एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा भी बनाया जिसमें 3 एटम है
और ठीक इसके ऊपर एक और एटम रख दिया बेटा। तो कुल मिलाकर के कितने एटम हैं? 4 एटम। मतलब अगर मैं एक क्यूब सिस्टम बना दूँ, चलो देखते हैं एक, मान लो मैं यहाँ पर एक सिंपल क्यूब पहले बना रहा हूँ, मैं एक सिंपल क्यूब बना रहा हूँ, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सॉलिड जितने भी हैं वो 3D में पाए जाते हैं, वो सारे सॉलिड कितने होते हैं? 3D में होते हैं। और यहाँ पर एक एटम है, दूसरा यहाँ पर एटम है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है बेटा, ठीक है ना। तो 4 एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या देख पाते हैं कि ये तीनों एटम्स ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल के ऊपर 1 2 और 3 इस तरीके से 4 एटम के द्वारा ये क्लोजली पैक्ड जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल पार्ट। कौन सा पार्ट? टेट्राहेड्रल पार्ट, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा कुछ होता है, देखो बेटा, मतलब 3 एटम्स जो हैं वो कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, और एक एटम ऊपर है। ये जो ऊपर जो टॉप पर प्लेस्ड एटम है वो तीनों के साथ कनेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से। सो सच वॉइड्स आर नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सच वॉइड्स आर नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी द व्हाट इज वॉइड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? वॉइड्स क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं क्या? द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस present in crystal lattice, the empty space present in crystal lattice is known as voids, ठीक है ना, उसी को voids कहते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, ये जो voids है, इस voids को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इस voids को हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल voids, ठीक है ना। इस voids को बोलते हैं टेट्राहेड्रल voids, और इस voids को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल voids, ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल voids कहने का मतलब क्या होगा बेटा? द एम्प्टी स्पेस सराउंड बाई 4 एटम। देखो यहाँ पर इसको मैं बोलूँ 1, इसको 2, इसको 3, तो एक एटम ऊपर है 4, और यहाँ यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द स्पेस, एम्प्टी स्पेस लिख देता हूँ, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस surrounded by, the empty space surrounded by 4 atom, 4 एटम। और ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर तो 3 ग्रीन एटम है, 1 2 3, और 3 जो है वो नॉन कलर्ड एटम है, 4 5 और 6 एटम्स के द्वारा। तो द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस, राइट ना, surrounded by 6 एटम, द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 6 एटम, राइट ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो ऑक्टाहेड्रल, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो टेट्राहेड्रल। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना बेटा? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इन देयर क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर। मतलब किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एन स्फीयर। तो एन स्फीयर कहने का मतलब क्या बेटा? तो एन स्फीयर कहने का मतलब ऐसा मान लो कि लाइक जैसे मान लो क्या है, ये कुछ स्फीयर है, 1 2 है ना, कुछ ऐसा रखो 3 4 5, कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे रख दूँ 1 2, ठीक है ना, 3 4, फिर रख दूँ कुछ ऐसा बेटा रे, 1 2 3 4 5, ऐसा रख दूँ। ये 2D प्लेन में है, ठीक है ना, ये 2D प्लेन में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है ना, ये 2D प्लेन में है बेटा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि लाइक जैसे देखो एक एटम यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, एक एटम यहाँ पे रख दिया। तो जैसे अगर ऐसा एटम्स रखा तो इसने बनाया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अगर एटम्स को जैसे देखो यहाँ पर 2 एटम है और एक एटम नीचे है, और अगर मैं यहाँ पर रख दूँ कुछ ऐसे 1 2 और 3, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6, 3 प्लेन के नीचे और 3 प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे जो वॉइड्स बना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो कहता है क्या कि अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में, इफ इन अ क्रिस्टल सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ अ स्फीयर, द टोटल नंबर ऑफ अ स्फीयर n, then the number of tetrahedral voids will be 2n and the number of octahedral voids will be n. So that is number of tetrahedral voids, tetrahedral, and that n is the number of octahedral
ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, देखो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि इफ़ अ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना, इफ़ अ crystal system has an sphere closely packed, then number of tetrahedral voids will be 2n and number of octahedral voids will be n। ठीक है ना, और एसिड डायग्राम आप बना देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या पूछता है? आठवां क्वेश्चन बेटा देखो क्या कहता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, राइट देयर नेम। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स क्या होता है? तो हम कहते हैं क्या, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, द इम्प्योरिटी डेवलप इनटू द, राइट ना, द इम्प्योरिटी डेवलप इनटू द, सो द इम्प्योरिटी and imperfection, the impurity and imperfection develop due to change in temperature, pressure and number of atom in a crystal system, then it is known as thermodynamic defects। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसके बारे में, राइट देयर नेम। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स का नाम लिखना, क्या लिखना बेटा, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स का नाम लिखना, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स है, इसके दो नाम होते हैं, पहला कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स और दूसरा कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स के अंतर्गत दो आएंगे, पहला, ठीक है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक, दूसरा स्टैक्योमेट्री, एंड दूसरा स्टैक्योमेट्री। इतना आप लिख देंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करें क्या, वाटर फ्रैंकल डिफेक्ट्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या कहता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या कहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहता है क्या, देखो बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं क्या, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या कहता है उसके बारे में लिखते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या कहता है, देखो यहाँ पर द डिफेक्ट्स, ठीक है, द डिफेक्ट्स ऑफ आयोनिक सॉलिड in which radius of cation is smaller than radius of anion, then the smaller cation dislocate from their original lattice point, and move to interstitial site, is known as Frankel effect, डिफेक्ट्स, ठीक है बेटा, रहे कोई डाउट तो नहीं है। तो क्या कहता है, देखो यहाँ पर कि आपके पास ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें बेसिकली जो सॉलिड है वो आयनिक सॉलिड है
और रेडियस ऑफ केटाइन जो है स्मॉलर है रेडियस ऑफ एनाइन से, ठीक है ना, और उसी के कारण जो स्मॉलर केटाइन होते हैं वो डिसलोकेट होते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट से और जंप कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स में। यानी यहाँ पर जो एटम्स था ये डिसलोकेट होकर के यहाँ चला गया बेटा। जब ये यहाँ पर गया तो यहाँ पर बनाया वैकेंसी डिफेक्ट्स और यहाँ पर बनाया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर क्या बनाया बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट्स, और यहाँ पर बनाया क्या, इंटरस्टिशियल। क्या बनाया यहाँ पर, इंटरस्टिशियल। इसलिए सच डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। दो बातें और याद रख लीजिए इसमें। क्या याद रख सकते हैं बेटा, चूंकि नंबर ऑफ एटम्स आर ओनली ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टिशियल साइड्स, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम रिमेन्स सेम, द क्रिस्टल सिस्टम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, hence it will be the poor conductor of electricity, hence it will be the poor conductor of electricity। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखना। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो मान लो AGBR लिख सकते हैं, ZNS लिख सकते हैं, ठीक है ना, AGBR ZNS। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट्स। अब शॉर्ट की डिफेक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट देखो, ये भी बेटा बेसिकली किस में होता है, तो ये भी होता है आपके आयनिक क्रिस्टल में ही, ठीक है। सो द डिफेक्ट्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल, the defects of ionic crystal in which radius of, ठीक है ना, cation is similar to the radius of anion। So radius of cation is similar to the radius of anion, right? Na? Radius of cation is similar to the radius of anion. Then the number of missing cation, will be equal to the number of missing anion। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब इसमें क्या याद रखना, देखो बेटा यहाँ पर देखो, ये कैटाइन और ये एनाइन है, तो देखेंगे बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से रेड गायब है यानी यहाँ पर कैटाइन वैकेंसी, यहाँ से ब्लू गायब है यानी एनाइन वैकेंसी। तो कैटाइन वैकेंसी देखो +R, एनाइन वैकेंसी -R, तो +R इक्वल टू -R। तो दोनों कैटाइन वैकेंसी, दोनों एनाइन वैकेंसी सिमिलर होगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन याद रखना 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बट द डेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर क्या था बेटा, देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, डेंसिटी रिमेन सेम। यहाँ पर बेटा देखो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट डेंसिटी डिक्रीजेस। याद रखना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, व्हाट इज एफ सेंटर। यानी बेटा यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर देखो ये कैटाइन है और ये एनाइन है, यानी यहाँ से ब्लू वाला गायब है, तो एनाइन वैकेंसी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर देखो, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन occupied the anionic valency, ठीक है ना। देख बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अरे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है ठीक है ना, विल ट्राई टू। So the excited electron occupied by the anion vacancy, ठीक है। फिर से, the excited electrons occupied by the anion vacancy absorb color from sunlight of equal frequency, ठीक है ना, इट्स नोन एज एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है फार बी जेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, फार बी जेंटर। इसको बोलते हैं फार बी जेंटर, कलर फॉर्मिंग सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कलर फॉर्मिंग सेंटर। बेटा डायग्राम जरूर बनाना है आपको, डायग्राम पूछी चाहे नहीं पूछे, आपको डायग्राम बनाना है। आपको अगर टॉपर्स बनना है तो डायग्राम आपको बनाना है। आंसर कितना लिखना है वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम इतना आंसर लिखना और डायग्राम जरूर बनाना आपको, ठीक है ना, बिना डायग्राम बनाए हुए आगे नहीं बढ़ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है, वाई एक्सेस ऑफ सोडियम टर्न्स द वाइट क्रिस्टल ऑफ NaCl इन येलो, गिव द रीजन। अगेन देखो बेटा क्या कहता है, जैसे मान लो आपके पास है
आपके पास NaCl का क्रिस्टल है और आपने एक्स्ट्रा सोडियम के साथ हीट किया, तो देखो जब सोडियम को आप हीट करेंगे तो ये सोडियम वेपर बनाएगा, ये सोडियम का वेपर है, यानी ये सोडियम का वेपर है। और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये सोडियम क्या करेगा, देखो NaCl ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि ये गैस क्रिस्टल पर डिफ्यूज होगा और खुद क्या बना देगा, NaCl, और खुद NaCl बना करके Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन बनाए। तो जैसे ही क्रिस्टल सिस्टम से, इस क्रिस्टल सिस्टम से जैसे ही क्लोराइड आयन बाहर आएगा, जैसे ही क्रिस्टल सिस्टम से क्लोराइड आयन बाहर आएगा, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और बनाएंगे क्या, तो इसको बनाएंगे F सेंटर। क्या बनाएंगे, F सेंटर। और F सेंटर की प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपनी एनर्जी के बराबर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो एक कलर फॉर्म करता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, वाई एक्सेस ऑफ सोडियम टर्न्स द वाइट क्रिस्टल ऑफ NaCl इनटू येलो, गिव द रीजन। तो आप लिख सकते हैं क्या, व्हेन द एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड हीटेड विद द when the sodium chloride heated with the excess of sodium, then the metal of sodium turns into the vapor form which is diffused on the crystal system, and then the sodium reacts with chloride to form NaCl with creating an anionic vacancy. Such anionic vacancy is occupied by the high energetic electrons which absorb the energy from sunlight to give the येलो कलर टू द क्रिस्टल। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यानी यहाँ स्पेस है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्पेस है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, when NaCl is heated with excess of sodium, then vapor of sodium, ठीक है ना, then vapor of sodium diffuse, then the vapor of sodium diffuse into the crystal system with the formation of NaCl, in which anion vacancy is occupied by excited electrons to absorb frequency of yellow, to absorb, ठीक है ना बेटा, to absorb frequency of yellow। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड। देखो बेटा, अगर हम इस क्रिस्टल को देखें, इस क्रिस्टल डायग्राम को देखें, तो जिंक जो है वो देखो, ये 4 एटम है ऑक्सीजन का, ये 4 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ये 4 एटम ऑक्सीजन का एक दूसरे से टेट्राहेड्रली प्लेस्ड है, और उस टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर कौन ऑक्यूपाई है, Zn2+ एटम। तो Zn2+ लाइज ऑन द टेट्राहेड्रल बॉइड्स। अब इस सिस्टम में देखो क्या होता है, इस सिस्टम में देखो क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड, देन Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स + ½ O2 इज फॉर्म। देन बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, मतलब जब हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, तो इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसे इस स्पेस को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, वो अगेन हीट एनर्जी, अगेन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो बेटा क्या कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, then it loses, when zinc oxide is heated, then it loses oxygen with creating anion vacancy, which is occupied by electrons, which turns कलर येलो। ठीक है बेटा, ऐसा लिख के डायग्राम बना देना, डायग्राम जरूर बनाना। नेक्स्ट कहता है 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द डायोड, व्हाट इज द डायोड। अब देखिए डायोड क्या कहता है बेटा, डायोड, डाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2, ओड का मतलब पोल,
तो डायोड कहने का मतलब जैसे मान लो ना मैं बात करता हूँ ZNS का, तो ZN पर +2 चार्ज और सल्फाइड पर -2 चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये P सेमीकंडक्टर और ये N सेमीकंडक्टर, यानी लिख सकते हैं क्या, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ PN सेमीकंडक्टर इज नोन एज डायोड, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ PN junction, the combination of PN junction, the combination of PN junction is known as डायोड, उसी को डायोड कहते हैं। अब क्या कहता है, देखो राइट देयर यूज, उसका यूज लिखना है बेटा, डायोड का यूज लिखना है। डायोड का यूज क्या होता है, तो यूज ऑफ डायोड, डायोड को रेक्टिफायर के रूप में लिखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर यूज्ड एज रेक्टिफायर, ठीक है ना। एंड यूज इन लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में यूज़ कर सकते हैं, तो रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करते हैं और लॉजिक गेट में यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यूज़ इन लॉजिक गेट एंड रेक्टिफायर याद रखना है, ठीक है ना, ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। रेक्टिफायर रेक्टिफायर एंड लॉजिक गेट में यूज़ करता है, ये यूज होता है किसका, डायोड का। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ PN जंक्शन इज नोन एज डायोड, मतलब आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है ना। एक तरफ डाल दो पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ डाल दो नेगेटिव चार्ज, तो ये P और ये N, ये हो गया डायोड। ये डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डायोड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट इज कंडक्शन बैंड फॉर सेमीकंडक्टर, व्हाट इज कंडक्शन बैंड फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्शन बैंड क्या कहता है। तो देखो बेटा कंडक्शन बैंड तो देखो सेमीकंडक्टर के लिए हम कहते हैं क्या, जैसे देखो पहले समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो क्या हम बात करते हैं सिलिकॉन का, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इज 14, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, एक सेकंड बेटा, 2 2 6 4 10 2 12, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2p2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। तो जब हम सिलिकॉन का नेटवर्क बनाते हैं तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बेटा, एक मिनट, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड बनाते हैं ना तो क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। देखो ये वाला सिलिकॉन ऐसे ओवरलैप करेगा, यहाँ पर ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप किया, इस तरीके से ओवरलैप किया, है ना। तो हम क्या देख पाते हैं कि हर ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन उसके खुद का है और एक हायर एनर्जी का। क्यों हायर एनर्जी बोल रहे हैं, बिकॉज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इनटू दिस ऑर्बिटल्स बिलोंग्स फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेकेंड लेयर, एलिमेंट ऑफ सेकेंड लेयर। तो हम कह सकते हैं कि एक खुद के एनर्जी लेवल का है और एक दूसरे के एनर्जी लेवल का, एक खुद के एनर्जी लेवल का होगा और एक दूसरे के एनर्जी लेवल का होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल उसके लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसकी बात कर लेता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे एटम्स के हैं। तो मैंने बोला क्या, देखो ऐसे ध्यान दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर खुद के हैं तो उसकी एनर्जी लेवल 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे का, उनके एनर्जी लेवल 1 2 3 4, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में एक गैप है, ठीक है, एंड दैट गैप इज नोन एज फॉरबिडन जोन, forbidden zone, the small gap between the conduction band and empty band into the field band and the empty band is known as conduction band। तो इसके conduction band को देखो यहाँ पर, there is a small energy gap between the empty band of the crystal lattice and the field band of crystal lattice। अब इसका suitable answer देखो क्या लिख सकते हैं, क्या कहता है बेटा, what is the conduction band for semiconductor, क्या कहता है, in case of semiconductor the gap between the valence band and the conduction band is very small, therefore some electrons may jump to the conduction band and show some conductivity। next, electrical conductivity of semiconductors increases with rise in temperature, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। since more electrons can jump to the conduction band,
Substance like silicon and germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductors. ठीक है ना? अच्छा, the conductivity of these intrinsic semiconductors is too low for the practical use. So the conductivity of semiconductors can be increased by adding an appropriate amount of suitable impurities, and this process is called, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग. क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं. डोपिंग करके आप उसकी सेमीकंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. क्लियर है ना? समझ में आ गया बेटा रे? तो इस तरीके से कुल 15 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के 2 मार्क्स के, और आप इनको लर्न करके आप अपने बिहार बोर्ड के टॉप करने की जर्नी को पूरा कर सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड बेटा फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें ताकि हम, ठीक है ना, इसमें सुधार ला सकें. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग.